तमाम पत्रकार साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। 5 तारीख को आज 2 दिन पहले मैंने कांग्रेस पार्टी में अपनी विधिवत रूप से पार्टी के नेताओं से मिलके दिल्ली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मैंने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई थी 7 जनवरी 2021 को, और उस वक्त 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में और दिल्ली की सीमाओं के ऊपर बड़ा आंदोलन हो रहा था। तमाम मेरे मिलने वाले 36 जात के जितने भी साथी थे, उनका उस वक्त मेरे ऊपर ये दबाव था कि इन परिस्थितियों में जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसानों की कोई सुन नहीं रहा, आप इस भारतीय जनता पार्टी में बैठे हो, ये सही नहीं है। मैंने उन लोगों की राय से और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और मैं किसानों के साथ खड़ा हो गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के साथी जो उस वक्त कानूनी सहायता में उस पूरे आंदोलन को अपने ढंग से कानूनी सहायता कर रहे थे, मैं उनसे जुड़ा हुआ था और मेरा जो भी योगदान हो सकता था एक वकील के नाते या एक जागरूक नागरिक के नाते या एक किसान के नाते, वो मैं उसमें कर रहा था। इस पिछले 2.5 साल में मैं क्योंकि राजनीतिक आदमी हूँ और चुनाव क्षेत्र का व्यक्ति रहा हूँ, मैं आपके यहाँ से विधायक रहा हूँ, तो मिलने वाले तमाम लोग ये कहते थे कि भाई देखो, राजनीतिक रूप से आपको अब दोबारा सक्रिय होने के लिए 100 में से मैं कह सकता हूँ कि भी 95 लोगों का राय ये थी कि भी आप बंद कर दें, आप कांग्रेस पार्टी के साथ लगें, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के साथ जो लोगों में नाराजगी बनी हुई है, उसका विरोध करने के लिए बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और मेरे से ये कहा सबने कि भी आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें, और कांग्रेस पार्टी में भी जो वर्तमान नेतृत्व है, जिसमें श्रीमान खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके हैं, और जैसा पहले राहुल गांधी जी ने और पद यात्रा करके और पूरे देश में एक माहौल बनाया, और उसके साथ ही यहाँ उदय भान जी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो कांग्रेस के प्रभारी टाइम टू टाइम स्टेट में बनते हैं, दीपक बाबरिया जी अपने यहाँ हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में स्टेट की तरफ से 3 ही व्यक्ति होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी। उनके नेतृत्व में मैंने 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी में अपनी शुरुआत की है। तो ये शुरुआत के साथ ही अभी 9 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम के नाते से जो 8वां प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये प्रोग्राम हो रहे हैं पार्लियामेंट लेवल पर। भिवानी में भी जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो रहा है, मेरी आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये प्रार्थना है कि पहले से कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी जो इस प्रचार में लगे हुए हैं कि 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार के विरुद्ध जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, उसमें मेरी आवाज़ को भी जोड़ते हुए, क्योंकि मैंने परसों से अपनी पारी शुरू की है, उस आवाज़ के साथ जो पहले से इस आवाज़ को उठाए हुए हैं, मेरी आवाज़ को जोड़ते हुए मैं ये अपील करता हूँ मेरे तमाम साथी, मेरे सिंपैथाइजर, मेरे सहयोगी, मेरे मिलने वाले, मेरे जानने वाले, कि वो तमाम आदमी आज जो सरकार की नीतियों से जनता परेशान है और उसके समक्ष विपक्ष आज अगर खड़ा होकर टक्कर लेके उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। एक मुद्दा मैं सैंपल के तौर पर आपके सामने ले रहा हूँ, तो परसों मैं वहाँ अगर मुझे जितना भी समय मिला स्टेज से तो मैं उठाऊँगा कि 2016 में हमारे यहाँ दादरी जिले को भिवानी जिले से अलग बढ़ाया गया और लोगों ने तालियां बजाई और लोगों की मांग भी रही थी ये।
दादरी में जिला बनने के बाद कुछ अलग हुआ हो वो तो नजर नहीं आया, लेकिन अब जो एक सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के सामने आ रही है, और समस्या के लिए सीधा डाका जेब के ऊपर मैं कह सकता हूं, वो ये है कि आधार कार्ड में एक घर में अगर 4 मेंबर 5 मेंबर भी किसी परिवार में है, गरीब से गरीब परिवार में या किसी भी तरह से, तो प्रत्येक व्यक्ति का छोटे से लेकर बड़े तक का आधार कार्ड है। और क्योंकि 16 से पहले जिनके आधार कार्ड बने हुए थे तो उनके आधार कार्ड में एड्रेस में जिला भिवानी लिखा हुआ है। अब ये हुक्मिया आ गया ऊपर से कि आपका दादरी जिले का आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड उस वक्त सही माना जाएगा जब आप भिवानी की जगह इसमें दादरी लिखोगे। और दादरी भिवानी की जगह लिखवाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, मैंने घर में 4-5 व्यक्तियों का इसलिए जिक्र किया कि अगर किसी घर में 4 व्यक्ति हैं तो 400 रुपया इस बात का देना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि आपने आपके आधार कार्ड में भिवानी लिखा हुआ था, हमने जिला दादरी बना दिया ऊपर से, इसलिए अब दादरी जिला आप अपने कार्ड में चेंज करवाओगे तो 100 रुपया प्रत्येक व्यक्ति। मैं कहता हूँ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। अपने यहाँ गरीब आदमी, और मैं गांव में ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि इस गर्मी में पंखा इसलिए नहीं चलाते कि कहीं महीने का 100 या 200 रुपया बिजली का बिल ज्यादा नहीं आ जाए। और उस व्यक्ति से आधार कार्ड के ऊपर नाम चेंज करवाने के लिए भिवानी से दादरी के लिए हुक्मिया को ये कह दे कि तेरे घर में 4 आदमी हैं या 5 आदमी हैं तो 500 रुपया आधार कार्ड नाम चेंज के दे। वो आदमी गर्मी में जो लाइट नहीं जलाता और वो आदमी पंखा नहीं चला सकता, बाकी जिसके पास साधन नहीं है, वो आदमी जो मोबाइल फोन रिचार्ज नहीं कर सकता, अपने स्कूटर में तेल नहीं डलवा सकता, वो आदमी ये आधार कार्ड में सिर्फ नाम चेंज करवाने के लिए, जो दादरी जिला बनने के बाद कुछ नया दिखा है तो सिर्फ एक ही दिखा है कि भिवानी की जगह आधार में दादरी नाम चेंज हो रहा है। तो एक सैंपल के तौर पर मैंने एक प्रॉब्लम ली है ये। इस तरह की अनेकों समस्याएं, किसानों के एमएसपी की बात है, गरीब आदमियों को आज जो 100 गज के प्लॉट जो मिले हुए थे गाँव में, आज ये कहा जाता है कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपात्र लोग 100 गज के प्लॉट लोगे, आपको उल्टा देना पड़ेगा। 20 साल पुरानी बात को उठा रहे हैं ये लोग। आज जो 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने जो एक समाज विशेष को दान के रूप में भूमि दी गई थी, आज ये कहा जा रहा है कि भी उनसे वो दौड़ी की भूमि वापस सरकार लेगी, आप उनको नहीं दे सकते। ये जो जिस तरह के समाज के 36 जात के ऊपर जो तरह तरह के जुल्म जो किए जा रहे हैं, इस जुल्म के विरुद्ध विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मेरी अपील के ऊपर जो लोग पहले से इस बात का ज्ञान है या इसकी सूचना जिनको मिल चुकी है या जो पहले से तैयार है, उसके अलावा जो मेरी अपील पर भी और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक दिन का समय शेष है, सबसे अप्रोच नहीं हो सकेगी, ये मेरी प्रार्थना है। इतना कहने के लिए मैंने आज आप सब साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें अगर किसी भी प्रकार का प्रतिप्रश्न आपका मेरी बातों के ऊपर हो तो आपका स्वागत है। मेरी आज ये अपील है कि भी एक दिन बाद होने वाली उस रैली विपक्ष आपके समक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, जिससे कि ये सारी बातें वहाँ मन से उठेंगी और जिस हिसाब से संख्या का दबाव बढ़ेगा सरकार के ऊपर निश्चित रूप से ये दबाव बढ़ेगा। नमस्ते करूँगा कि सरकार की तरफ से ये बार बार दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही अच्छी है, राम राज्य आ गया, तरह तरह के नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि इतना इतना स्मूथली काम चल रहा है। ये बातें मुख्य रूप से सरकार में मुख्यमंत्री की तरफ से आती हैं। वहीं हरियाणा सरकार के गृह मंत्री की तरफ से हर हफ्ते एक नई खबर छपती है कि मेरे सामने लॉ एंड ऑर्डर को लेके इतने सारे मुद्दे आते हैं कि मैं सुबह बैठता हूं और रात को 12 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनते सुनते डीसी एसपी इनको फोन करते करते मैं थक जाता हूं। आधे लोग भी कवर नहीं हो पाते, इतनी भारी बुरा हाल है लोगों का और कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा एक सवाल है उन्हीं लोगों से कि या तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर गलत बयानी कर रहा है कि भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है और किसी भी प्रकार से सुशासन सहयोगियों की मदद से और डीसी और एसपी सही काम कर रहे हैं, या तो वो सही है या हरियाणा का गृह मंत्री सही है जो ये कह रहा है कि लोगों की इतनी भारी समस्याएं हैं
कि उनका निपटारा करते करते रात हो जाती है और अगला दिन निकल आता है। मैं उन लोगों की समस्याओं का निपटारा करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन समस्याएं निपट नहीं पा रही हैं। तो ये एक विरोधाभासी सवाल सरकार का है, इसमें निश्चित रूप से सरकार क्लैरिफाई करेगी कि हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में चीफ मिनिस्टर सही है या हरियाणा का होम मिनिस्टर सही है। ये एक सवाल मेरे दिमाग में दूसरा आपसे बात करते करते आया था। लंबी तकरीर तो जो आप प्रश्न अगर आपका कोई भी है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ। यहाँ लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और किसानों के साथ अभी मैं बैठा था तो किसानों के साथ भी बातचीत मैंने की है, तो बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं। ये चीज़ें सारी वहाँ मंच से समझा होंगी। तो मैं इस बात के लिए आपने जो सहयोग दे के और मेरी उपस्थिति को यहाँ दर्ज किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो आपके देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले जितने भी लोग होंगे, आपका चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, तो उन तमाम लोगों को भी मैं अपनी तरफ से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नरविंद, कांग्रेस ज्वाइन किया आपने, तो इसका मूल कारण क्या रहा बीजेपी से भंग होने का? बात अगर इसमें थोड़ा, क्योंकि समय एक दिन का बीच में है और अगर लंबा समय हो तो मैं आपको ये बताऊं कि किन परिस्थितियों में ये बीजेपी ज्वाइन की गई थी, एक बात, और बीजेपी को छोड़ा गया, दूसरी बात। पर आपने सवाल किया है तो इस बारे में मैं ये बताऊं कि 14/10/2004 को चौधरी बंसीलाल के साथ, चौधरी बंसीलाल के जहां हस्ताक्षर थे उनके नीचे हस्ताक्षर करके, सुरेंद्र सिंह ने साइड में हस्ताक्षर करके, और हम पर जो उस वक्त हरियाणा विकास पार्टी की कार्यकारिणी थी, उन वो चाहिए तो डॉक्यूमेंट भी हम प्रेस को उपलब्ध करवा देंगे। हमने 14/10/2004 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, आस्था प्रकट करते हुए एक लाइन का रेजोल्यूशन पास किया था। और उससे भी बड़ी बात, मैं आज बारडा में बैठा हुआ हूँ और ये बात मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस पार्टी में वो मर्जर लेटर तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन द्विवेदी जी को मैं दे के आया था। चौधरी बंसीलाल ने, सुरेंद्र सिंह ने उस बात के लिए मुझे अधिकृत किया था कि हमारे युवा हरियाणा विकास पार्टी के अध्यक्ष नरपेंद्र सिंह ये मर्जर लेटर देंगे। वो लेटर में दे के आया। 2005 में चुनाव हुआ, वो चुनाव में जिस हिसाब से मुझे वहाँ कांग्रेस पार्टी में स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान ना मिलने की वजह से मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसकी एवज में मुझे 6 साल के लिए पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिया 2005 में, 10/2/2005। उस वक्त मेरे पास कोई स्थिति नहीं थी कि मैं कोई ना कोई रास्ता नया देखूं। अब जो मुझे पत्र मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा, ये क्योंकि मैं आज ये एक प्रश्न आपका आ गया तो मैं इसमें लंबा नहीं चलाना चाहता था, सिर्फ प्रश्नों की अपील मेरी थी। वो पत्र भी मैं आपको दूंगा। मुझे जो लेटर मिला है वो मिला है 10/2/2005 का 6 साल के लिए एक्सपल्सन ऑर्डर जो आपका है, उस आदेश को रिवोक किया जाता है और आपकी सदस्यता 14/10/2004 से बहाल की जाती है, जिस तरह से हरियाणा विकास पार्टी का मर्ज हुआ था। तो वो मेरी मजबूरी थी कि जिस व्यक्ति की मुझे वजह से कांग्रेस पार्टी से बाहर होना पड़ा, वो व्यक्ति तो आज भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से मेंबर पार्लियामेंट बैठा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया कि जिस व्यक्ति की वजह से किया था वो तो भारतीय जनता पार्टी में एंजॉय कर रहा है, जो व्यक्ति बाहर निकाल दिया गया था वो अंदर आने को तैयार बैठा है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। ये मेरी लंबी मांग थी। उसके बाद ये दिन आया अच्छा कि मुझे मेरी पुनः वो पत्र की सस्पेंशन के बाद, उस जो मेरा सस्पेंशन का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को रिवोक करते हुए मेरी 14/10/2004 से पुनः बहाली हुई है। ये मैं आपसे, जो आपका प्रश्न था थोड़ा लंबा जवाब हो गया, ये मेरा इसमें उत्तर है और वो डॉक्यूमेंट्री है। ये सारी चीज़ें, वो आवश्यकता हो मैं तो अभी आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपकी चॉइस होगा? इस बारे में बहुत ही स्पष्ट हूँ मैं, और किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। चुनाव कौन लड़ेगा, कौन सा चुनाव कौन लड़ेगा, कौन व्यक्ति अप्रोप्रिएट होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे एक बात जो वहाँ जो सुनने में आई वो ये थी कि हमारी एक ही कंडीशन होगी, विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता। और उस वक्त तक जो लोगों के बीच में तमाम लोग अपनी अपनी मेहनत करके अपनी ये ताकत दिखा देंगे, निश्चित रूप से पार्टी सर्वे करेगी और जो जनता बोलेगी उतना पार्टी तोलेगी।
तो आप दादरी से दावा करेंगे या बारडा से? मेरी दावेदारी की जहाँ तक बात है, मुझे कोई संकोच नहीं है। जन्म से दादरी में रहा हूँ, दादरी में पढ़ा हूँ, दादरी का मेरा सारा जो कार्य क्षेत्र रहा है। विधायक मैं यहाँ से रहा हूँ, दादरी से विधायक मेरे पिताजी रहे हैं पहले, और हमारा रहना भी दादरी में है। तो दादरी से मुझे पार्टी अगर इस बारे में कंसिडर करे, मैं उसके लिए तैयार, और किसी भी प्रकार से मेरे काम में कमी नहीं आएगी। और बारडा में अगर मेरे लिए कंसिडर करे, मैं बारडा में भी तैयार। पार्लियामेंट की कोई सोचे तो मैं पार्लियामेंट के तैयार। मुझे ये कहे कि आपको काम करना है तो मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए मेरा फैसला।